हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। हर संडे की तरह लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 40, जिसमें हम लास्ट वीक यानी कि 18 से 25 जुलाई तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस शर्त यह है कि आप रेगुलर बेसिस पर दी करंट अफेयर शो को फॉलो करते रहो। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड का पीडीएफ फाइल आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फटाफट आज का एपिसोड शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में, जो कि है टोक्यो ओलंपिक 2020। मीराबाई चानू ने जीता ऐतिहासिक रजत पदक। फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक के बारे में जानते हैं। 23 जुलाई से शुभारंभ इसका हुआ है। पहले ही दिन यानी कि 24 जुलाई को भारत की झोली में एक रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल आगे गिर चुका है और जबरदस्त ओपनिंग रही है। और ये सिल्वर मेडल जीत के किसने इतिहास रचा है, जिसका नाम है मीराबाई चानू, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक इंडियन वेट लिफ्टर है और 49 किलोग्राम के वर्ग में लगभग इन्होंने 202 किलोग्राम वजन उठाकर यह रिकॉर्ड बनाया है। तो बहुत बड़ी बात है। ऐतिहासिक इसको इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि लगभग आज से 21 साल पहले वेट लिफ्टर में भारत के पास एक मेडल आया था, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था। किसने जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। 2020 में सिडनी खेलों में जीता था 69 किलोग्राम में, और वो कांस्य पदक था। ये सिल्वर मेडल है। तो यार, पहले दिन जबरदस्त ऐतिहासिक जीत। अब एग्जाम में क्वेश्चन गारंटीली इस टाइप का बनेगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में सबसे पहला मेडल जीतने वाला कौन इंसान बन गया? तो नाम याद रखिएगा, मीराबाई चानू। तो हिस्ट्री इसलिए भी रची गई क्योंकि ओलंपिक 2020 में पहला भारतीय मेडल जीतने वाली बन गई है मीराबाई चानू। तो गारंटीडली क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 4 सफल प्रयासों में 26 वर्षीय चानू ने कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर यह रिकॉर्ड बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, मीराबाई चानू के बारे में बता चुका हूं। इंडियन वेट लिफ्टर है। इनका पूरा नाम सईखोम मीराबाई चानू है। साथ ही 8 अगस्त 1994 में इनका जन्म हुआ था। आज इनकी उम्र लगभग 26 साल है। नोंगपोक काकचिन इंफाल ईस्ट यानी कि मणिपुर इंडिया की रहने वाली है, बिलोंग कर दिया है। तो याद रखिएगा यार, मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में पहली ऐसी इंसान या फिर पहली ऐसी महिला बन गई है जिसने सिल्वर मेडल जीता है। गारंटीडली क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा 2032 का ओलंपिक। ओलंपिक की बात हो रही है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी बनेगा। तो फ्रेंड्स, जो ओलंपिक गेम होते हैं ना, 4 साल में एक बार होते हैं, तो पहले डिसाइड हो जाते हैं कि अगले 4 साल बाद जो ओलंपिक गेम होगा उसको कौन सा देश होस्ट करेगा। उसके 4 साल बाद जो ओलंपिक होगा उसको कौन होस्ट करेगा, यानी कि आने वाले 3-4 ओलंपिक पहले ही डिसाइड हो जाते हैं। तो फाइनली वोटिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है कि 2032 में जो गेम होगा यानी कि ओलंपिक होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने वाला है। और अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश बन गया जो कि 3 बार होस्ट कर चुका है ओलंपिक को अलग अलग जगह में। तो फ्रेंड्स, आपको पहले ही पता है, कई एपिसोड में बता चुका हूं, जो 2024 में ओलंपिक होगा, क्योंकि 20 में हो रहा है टोक्यो के अंदर। 2024 में जो ओलंपिक होगा, नीचे देखिए, वो आपका पेरिस में होने वाला है। ठीक है, पेरिस में होगा। साथ ही 2028 में लॉस एंजलिस यानी कि अमेरिका में होगा। 2 साल बता दिया। तीसरा फाइनली डिसाइड हो चुका है 2032 का। कहां पर होगा? ब्रिस्बेन यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। आई होप याद रख पाओगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए, ओलंपिक से रिलेटेड है, ये नहीं कि 2032 ही पूछा जाएगा, 2024 पूछा जाएगा, जो कि बता चुका हूं फ्रांस पेरिस में होगा। 2028 का, क्योंकि हर 4 साल बाद होता है, वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। और 2032 का कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो आने वाले 3 ओलंपिक के बारे में ऑलरेडी मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। आई होप याद रख पाओगे यार। नेक्स्ट है, ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। सभी लोगों को सोशल मीडिया के इस विवाद के बारे में पता होगा। फ्रेंड्स, फरवरी में लगभग ये कानून निकाला गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए थे। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनको चेतावनी दी गई थी, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया, कि जल्दी से जल्दी नए रूल रेगुलेशन लाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल बताए थे, उनका पालन करना उनको होगा। ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म ने उनका पालन किया था, लेकिन ट्विटर ने उन नए रूल का पालन नहीं किया था, जिसके बाद और कुछ विवाद चले। सुप्रीम कोर्ट ने और आदेश दिए और चेतावनी दी। अब फाइनली ट्विटर को भी घुटने टेकने पड़ गए और ट्विटर ने
इस कानून को मान लिया है, जिसके तहत सबसे पहला यानी कि कंपनी का भारतीय ट्विटर का जो शिकायती अधिकारी है, जिसको इंग्लिश में ग्रीवेंस ऑफिसर बोलते हैं, वो नियुक्त कर दिया है। तो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि भैया ट्विटर ने अपना ग्रीवेंस ऑफिसर किसको अपॉइंट किया है। तो नाम याद रख लिएगा, विनय प्रकाश इनको अपॉइंट किया है। या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि विनय प्रकाश को कौन से सोशल मीडिया ने ग्रीवेंस ऑफिसर यानी कि शिकायती अधिकारी अपॉइंट किया है। तो उसका आंसर हो जाएगा ट्विटर। तो 2-3 तरीके से क्वेश्चन घूम फिर कर बन जाता है। ये इसलिए बनाया गया था भारतीय सरकार के थ्रू रूल कि यार सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी फेक न्यूज बहुत बुरी तरीके से वायरल हो जाती है। तो कुछ रूल ऐसे निकाले गए कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये कुछ ऐसे अधिकारों को अपॉइंट किया जाए जो कि इनके ऊपर नजर बना के रखे कि अगर कोई पोस्ट वायरल हो रही है उसका पता चल सके कि हाँ इस पोस्ट की जड़ कहां से थी, इसको सबसे पहले किसने पोस्ट किया था और उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। तो इस टाइप के बहुत सारे रूल थे, जिसमें एक ये भी था कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 अधिकारी नियुक्त करने होंगे जल्दी से जल्दी। ये देखिए, मुख्य अनुपालन अधिकारी एक तो हो गया, एक नोडल अधिकारी और एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की जरूरत है। ये 3 अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए। तो ठीक है, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कानून बनाया गया था। अब फाइनली ट्विटर ने भी इसको मान लिया है। तो याद रखिएगा, ट्विटर का जो ग्रीवेंस ऑफिसर है वो कौन है? फाइनली विनय प्रकाश, क्योंकि एग्जाम में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंपोर्टेंट डेज। आपको तो पता है दी करंट अफेयर शो का फॉर्मेट, जितने भी उस हफ्ते इंपोर्टेंट डेट्स हैं उनको भी हम कवर करते हैं, क्योंकि एग्जाम में भाई जरूर आती है। 20 जुलाई को विश्व भर में विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, शतरंज के बारे में जान दूंगे, वर्ल्ड चेस डे हाल ही में 20 जुलाई गया है। तो इस दिन दुनिया भर में वर्ल्ड चेस डे के रूप में मनाया गया है। कब मनाया गया है? 20 जुलाई को मनाया गया है। डेट याद रखिएगा। अब ये क्यों मनाया जाता है भाई? 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है, ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ? इस दिवस की शुरुआत 1924 में पेरिस में की गई थी, यानी कि 1924 से मनाया जा रहा है। पेरिस में इस दिवस की शुरुआत की गई थी और जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, जो इसकी स्थापना को चिन्हित करने के लिए, ठीक है, यह दिवस मनाया जाता है। और साथ ही लोगों को प्रोत्साहन करना अपने अपने देश के अंदर। शतरंज जो है एक बहुत सांस्कृतिक खेल इसको माना जाता है, बहुत पुराने टाइम से खेला जा रहा है, ठीक है। बहुत पुराने राजा महाराजा होते थे, उससे भी पहले ये गेम खेला जाता है। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसका जो मोटो था, थीम नहीं, मैं मोटो की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वो यहां पर देखिए, ये रहा, टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। इस बार इसका थीम था टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में थीम या फिर जो मोटो वगैरह बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 23 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। प्रसारण का मतलब होता है ब्रॉडकास्टिंग, के बारे में आप जानते होंगे, कई बार आपको बता चुका हूं। तो 23 जुलाई हाल ही में गया, तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया 23 जुलाई को। नेशनल, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि भारत के अंदर केवल मनाया जाता है ये दिवस। हर साल मनाया जाता है 23 जुलाई को। अब ये क्यों मनाया जाता है, सवाल ये उठता है। फ्रेंड्स, आज ही के दिन, यानी कि सॉरी आज के दिन नहीं, मतलब 23 जुलाई को, ठीक है, जिस दिन की बात हो रही है 3-4 दिन पहले की, 23 जुलाई को लगभग आज से 87 साल पहले 1927 में भारत का जो पहला प्रसारण हुआ था, वो इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण किया था, ठीक है। यानी कि 23 जुलाई 1927 को पहला इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो की प्रसारण शुरू किया था, यानी कि रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि 23 जुलाई 1927 से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था भारत में पहली बार। कहां से हुआ था? मुंबई स्टेशन से हुआ था। एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, ये पूछा जाता है कि जो रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था इंडिया के अंदर, वो कब हुआ था? 1927 से हुआ था, याद हो गया। डेट पूछ ली जाएगी तो याद रखिएगा 23 जुलाई को हुआ था। कहां से हुआ था ये प्रसारण, यानी कि ये ब्रॉडकास्टिंग कहां से हुई थी? मुंबई स्टेशन से हुई थी, ये भी याद रखिएगा। किस कंपनी ने की थी? इंडियन प्रसारण कंपनी ने की थी। तो क्लियर है, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। आई होप याद रख पाओगे।
22 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 22 जुलाई भी गई है। अंगीकरण का मतलब होता है एडॉप्शन, एक तरीके से स्वीकार करना या फिर एक्सेप्ट भी हम इसको कह सकते हैं, तो स्वीकार करना आप समझ लीजिए। तो 22 जुलाई गई है भाई, तो पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण यानी कि झंडे को एडॉप्ट किया गया, इसका मतलब ये है, मनाया जाता है। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि फ्रेंड्स 22 जुलाई 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारतीय झंडे को अंगीकृत किया गया था, यानी कि अडॉप्ट किया गया था। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने इस झंडे को फहराया था। तो इसीलिए यह दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है हर साल 22 जुलाई को, जिसका नाम है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। क्लियर है ये चीज, समझ गए ना क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस? क्योंकि इसी दिन 1947 को 23 जुलाई 1947 को भारत के झंडे को अंगीकृत किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जो एग्जाम में यार एक टॉपिक लिखा होता है ना, जब भी कोई एग्जाम आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो सिलेबस में एक टॉपिक लिखा होता है जनरल अवेयरनेस के अंदर कि भाई करंट अफेयर से एक टॉपिक आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो यही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी प्रकार के आते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक मिसाइल बनाई है और उसका सफल परीक्षण हाल ही में कर लिया है उड़ीसा तट पर। मिसाइल का नाम क्या है? आकाश एनजी। ये जो आकाश एनजी मिसाइल है, ये जो आकाश मिसाइल ऑलरेडी भारत के पास है, उसी का ही एडवांस वर्जन है, यानी कि उसी की ही एक नई जनरेशन हम इसको कह सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यही है आकाश एनजी। तो इसका फाइनली सफल परीक्षण कर लिया गया है उड़ीसा के तट पर। यह एक बहुत ही एडवांस मिसाइल है और मेक इन इंडिया के थ्रू भारत के अंदर यह मिसाइल बनाई गई है। हालांकि कंप्लीटली डीआरडीओ ने इस मिसाइल को तैयार नहीं किया गया, डीआरडीओ की प्रयोगशाला यानी कि लैब में इस मिसाइल को तैयार किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल और भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल द्वारा इस मिसाइल को तैयार किया गया है डीआरडीओ की लैब में। इस मिसाइल के बारे में जान लेते हैं कुछ खास बातें। यह मिसाइल एक सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, यानी कि धरती से। इसके लिए एक प्रॉपर लॉन्च व्हीकल चाहिए होगा, जैसे कि इस प्रकार ये सेम इमेज है जब इसका परीक्षण किया गया। ये एक ट्रक है, लॉन्च व्हीकल है, धरती पे खड़ा है, धरती से हवा में वार करने वाली, यानी कि जो फाइटर जेट वगैरह है उनको उड़ाने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही इसी दौरान मल्टी फंक्शन रडार, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और लॉन्चर जैसे सारे वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। यानी कि जब इसको टेस्ट किया गया, सफल परीक्षण किया गया, तो जो इसका रडार सिस्टम है उसका भी प्रॉपर टेस्ट किया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम टेस्ट किए गए, इसकी कमांड वगैरह देखा गया, कमांड कंट्रोल कैसी है, साथ ही कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक किया गया, लॉन्चर वगैरह की क्वालिटी को चेक किया गया, जितने भी वेपन सिस्टम है सभी को चेक किया गया। तो ये वायुसेना के पास जाने वाली है, बहुत ही तगड़ी मिसाइल ये रहने वाली है। वायुसेना और शायद थल सेना के पास भी जाएगी। नेक्स्ट है, 10 मिनट में 106 किलोमीटर का सफर करके लौटा न्यू शेफर्ड, जेफ बेजोस ने पूरी की अंतरिक्ष की सैर। फ्रेंड्स, दुनिया के 3 बिलियनियर, जिसमें से एक है जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर, दूसरे हैं एलोन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला के फाउंडर, तीसरे हैं वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन, जो कि इस चीज के ऊपर काम कर रहे थे काफी टाइम से कि स्पेस के अंदर जो ट्रेवल है वो सफल हो सके, सक्सेसफुल हो सके और वो पॉसिबल हो सके। और फाइनली लगभग तीनों ने इसके अंदर कामयाबी हासिल कर ली है। आपको मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि जो वर्जिन गैलेक्टिक, जो कि एक स्पेस लिफ्ट का कंपनी है अमेरिका की, उसके रिचर्ड जो ब्रैंसन है वो अपनी टीम के साथ स्पेस की सैर के ऊपर गए थे 11 जुलाई को। और अब फाइनली 20 जुलाई को जो जेफ बेजोस है अमेज़न के फाउंडर, और साथ ही इनके कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो कि स्पेस ट्रैवल के ऊपर काम कर रही थी, उसके अंडर यानी कि उसके तहत ये भी 20 जुलाई को अंतरिक्ष की सैर पर गए थे अपने 3 टीम मेंबर के साथ। और फाइनली फ्रेंड्स, ये बहुत जल्द होने वाला है, ऐसे कुछ साल बाद बहुत ही कॉमन हो जाएगा कि लोग
टिकट ले रहे हैं और स्पेस की सैर के ऊपर जा रहे हैं। वर्जिन गैलेक्टिक जो थी उसके तो टिकट के प्राइजेस भी पता चल चुके हैं कि एक आदमी अगर अंतरिक्ष के अंदर घूमने जाना चाहे तो उसका टिकट कितने होगा। लगभग अगर इंडिया के हिसाब से काउंट करें तो उसका जो टिकट है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास होगा, यानी कि 2.5 करोड़ रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। अगले साल से ही आप अंतरिक्ष की सैर पर जा सकोगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो जेफ बेजोस है इन्होंने भी सक्सेसफुली इसके ऊपर हासिल कर ली है और लगभग जो इनके मतलब इस स्पेस क्राफ्ट का नाम है वो न्यू सेफर्ड है, यानी कि जो कैप्सूल है ब्लू ओरिजिन का वो न्यू सेफर्ड है। और इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें से एक रिकॉर्ड तो यही है कि इनके साथ जो सबसे ज्यादा उम्र के अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली है बन गई है वैली फंक, 82 साल की, जो इनके इसकी पायलट भी थी। और जो सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष में यात्री बना है वो ओलिवर डेमिन बना है। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस जो कि खुद हैं वो अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले पहले इंसान बन गए हैं। क्लियर है ये चीज। 3 इंसान इनके साथ थे। एक ये जो आप देख रहे हैं ये है जेफ बेजोस के छोटे भाई जिनका नाम है मार्क बेजोस, जिनकी उम्र लगभग 53 साल के आसपास है। जेफ बेजोस की उम्र लगभग 57 साल के आसपास है। तो ये चीज याद रखिएगा, न्यू सेफर्ड इनके इसका नाम था, यानी कि स्पेसशिप का नाम था। 6 सीटों का ये कैप्सूल है, ब्लू ओरिजिन इनकी कंपनी का नाम है। क्लियर है। 20 जुलाई को ये यात्रा पर गए थे और लगभग इन्होंने जो सफर तय किया है 10 मिनट में 106 किलोमीटर दूरी इन्होंने तय की है। अंतरिक्ष का जो सफर होता है वो 4-5 मिनट का ही होता है, ठीक है। 4 मतलब बहुत ही कम टाइम वहां पर रहते हैं, घूम के वापस आ जाते हैं। 106 किलोमीटर का इन्होंने सफर तय किया था। और जो मैंने आपको लास्ट में बताया था वर्जिन गैलेक्टिक रिचर्ड ब्रैंसन जो अपनी टीम के साथ गए थे वो लगभग 90 के आसपास किलोमीटर तक गए थे। अंतरिक्ष में गए थे लेकिन 90 किलोमीटर की धरती से 90 किलोमीटर तक की दूरी के आसपास ही वो गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा दूर जाने का जो रिकॉर्ड बना है वो जेफ बेजोस ने बनाया। और सुना जा रहा है कि जो एलोन मस्क काम कर रहे हैं इसके ऊपर, वो काम कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां तक यात्रियों को ले जा सके, वो स्पेस स्टेशन दिखा के ला सकें। तो जो सबसे ज्यादा दूरी वाला प्लान चल रहा है वो एलोन मस्क का चल रहा है और डेफिनेटली सक्सेसफुल भी होगा। तो ये टीम गई थी वर्जिन गैलेक्टिक की, रिचर्ड ब्रैंसन की, जो कि उनमें से ये रिचर्ड ब्रैंसन है। नेक्स्ट करंट इवेंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमने ने फास्टर यानी कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नई योजना लॉन्च की है। हाल ही में भारत के सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम है एनवी रमने, जो कि 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक योजना शुरू किया है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है फास्टर। ये जो आप देख रहे हैं फास्टर फुल फॉर्म लिखी हुई है। इसके तहत क्या होगा, यानी कि जितने भी भारत के अंदर उच्च न्यायालय हैं या फिर जितने भी पुलिस अधिकारी या फिर कार्यालय हैं, देखिए जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारी, साथ ही जिला अदालतें, साथ ही उच्च न्यायालय को जमानत और अन्य आदेश प्रशासित कर सकेगा, यानी कि भेज सकेगा। अब तक क्या होता था, ऑफिशियली जो रिकॉर्ड भेजा जाते थे उसमें टाइम लग जाता था, ठीक है, यानी कि अगर कुछ भी भेजने उसमें टाइम लगता था। अब फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सभी इन जो सरकारी दफ्तर हैं जिनका नाम मैंने लिया, यानी कि जितने भी जेल के अधिकारी हैं, जिला अदालतें हैं, उच्च न्यायालय हैं, उनको जमानत या फिर अन्य जो आदेश हैं, आदेश देने हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो तुरंत भेज सकेगा इस योजना के तहत। यानी कि यह फास्ट एंड सिक्योर, यानी कि बहुत ही तेजी से और ये एकदम सिक्योर तरीका है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड्स को जो आदेश वगैरह है उसका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर पाएंगे। अब तक कागजी कार्रवाई चलती थी, लेकिन अब इसके तहत आदेश एकदम सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने वाला है। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एनवी रमने ने कौन सी योजना शुरू की है, फास्टर योजना शुरू किया है। इस फुल फॉर्म को भी लिख लीजिएगा कहीं पर। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदला। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो कॉमन हाई कोर्ट है, उसका फाइनली इन्होंने नाम बदल दिया है। नया नाम क्या है आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं, जब मतलब दोबारा से पुनर्निर्माण हम इसका कह सकते हैं, पुनर्निर्माण हुआ था जम्मू कश्मीर का या फिर लद्दाख का, हाल ही में अलग अलग यूनियन टेरिटोरी ये बनाए गए, तो जो हाई कोर्ट था उसका नाम बदल के क्या रखा गया था, पहले तो वो देखिए, ये रखा गया था उसका नाम बदल के, यहां पर देखिए ये था दी हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटोरी है एंड
द यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख, ये इतना बड़ा नाम इन्होंने रखा था, द हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटोरी ऑफ लद्दाख। लेकिन फाइनली इनको लगा कि यार नाम बहुत बड़ा है, उलझ पुलझ नाम है, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, जितने भी देश के अंदर हाई कोर्ट है उनसे बिल्कुल अलग है। तो इन्होंने फाइनली इसके ऊपर नाम बदलने के आदेश दिए और मतलब ये कानून पारित किया और इसके ऊपर सभी ने सहमति भी जताई, यानी कि जितने भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटोरी के इनके राज्यपाल वगैरह है उन्होंने भी इसके ऊपर सहमति जताई और फाइनली एक नया नाम रख दिया गया, जो कि फाइनली ये है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये नाम रखा गया है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये फाइनली नया नाम है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि कौन से राज्य के हाई कोर्ट का नाम बदला गया, तो जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख का आप उसके ऊपर आंसर लगाओगे, या फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रखा गया। क्लियर है, याद रख पाओगे। चलिए, ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में 11 लोग भूखमरी के कारण मरते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, अरे यार ये है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई ये जो ऑक्सफैम है ये है क्या। ऑक्सफैम एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, केनिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिटेबल भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसको प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है, जो कि भूखमरी के ऊपर लोगों को जागरूक करती है कि दुनिया के अंदर भूखमरी बढ़ रही है, लोगों की मदद करो, उनको खाना प्रोवाइड करो, भूखमरी से कैसे बचा जाए, इसके ऊपर काम करती है। तो फाइनली ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट का नाम है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। देखिए कोविड-19 चला हुआ है तो उसी के नाम पर इन्होंने भी नाम रख दिया द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर जो हंगर इंडेक्स है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा है। भूखमरी के कारण कोविड-19 में बहुत ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, इसलिए द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या बताया है इन्होंने कहा है कि विश्व में हर एक मिनट में, यहां पर देखिए, एक मिनट में 11 लोगों की भूखमरी के कारण मौत हो रही है। यार बहुत दुख की बात है, यानी कि भूखमरी, खाना ना मिलने की वजह से 11 लोग एक मिनट में मर रहे हैं विश्व भर में। तो बहुत बड़ा चिंता का ये एक विषय हो जाता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो यही बनेंगे कि एक मिनट में भूखमरी के कारण कितने लोगों की मौत हो रही है, 11 की। ये रिपोर्ट किसने जारी की, या फिर ऑक्सफैम की द हंगर वायरस मल्टीप्लाई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक मिनट में कितने लोगों की मौत होती है भूखमरी के कारण, तो 11 लोगों की मौत होती है। और ये याद रखेगा रिपोर्ट किसकी है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट का नाम है ऑक्सफैम, केन्या की एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखेगा। तो फ्रेंड्स लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। और नीचे एक और मैंने फैक्ट लिखा है, कोविड-19 के कारण विश्व भर में हर एक मिनट में करीब 7 लोगों की जान जाती है, यानी कि कोविड-19 के कारण, ठीक है, वायरस के कारण जो लोग मर रहे हैं एक मिनट में विश्व भर में वो 7 लोग मर रहे हैं। फिलहाल ये स्कोर चला हुआ है एक तरीके से। स्कोर कहना तो यार ठीक नहीं रहेगा, सही नहीं लगता। तो मतलब ये सिचुएशन है, इतनी बुरी सिचुएशन है। जिनको लगता है ना कि कोविड-19 खत्म हो गया, नहीं हुआ है। एक मिनट में कोरोना की वजह से 7 लोग मर रहे हैं अब भी पूरी दुनिया में, और 11 लोगों की भूखमरी के कारण मौत हो रही है। कोविड-19 में ये जो मतलब रेशो है ना भूखमरी के कारण मरने का, वो 6 गुना ज्यादा बढ़ गया है कोरोना की वजह से इस 1.5-2 साल के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभ आरंभ किया। फ्रेंड्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, योजना का नाम दे दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि हाल ही में ये योजना कौन से राज्य ने शुरू की। जैसे कि एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि भाई पंख योजना कौन से राज्य सरकार ने शुरू की गई, उसका आंसर था मध्य प्रदेश। तो फाइनली यार एक और नई योजना आ गई है जिसका नाम है, ये आपको नोट करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। ठीक है, किसने शुरू की, राजस्थान सरकार ने शुरू की। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत है। अब समझ लेते हैं कि इस योजना के अंदर होगा क्या। फ्रेंड्स इस योजना के अंदर राजस्थान सरकार हर एक किसान को प्रति माह बिजली का मुआवजा देगी। 1000 रुपए प्रति माह बिजली का मुआवजे के रूप में अनुदान देगी, यानी कि एक तरीके से हेल्प करेगी बिजली के बिल में। जैसे कि बिजली का बिल आएगा तो 1000 रुपए की उसमें छूट रहेगी। तो ये बहुत बड़ा कदम है आई होप किसानों के लिए। तो याद रखिएगा भाई, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है क्या, बिजली का इसमें मुआवजा दिया गया है हर एक किसान को 1000 रुपए प्रति माह। राजस्थान सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।
एम्स्टरडेम में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया। फ्रेंड्स, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड यानी कि 3 डायमेंशनल प्रिंटेड ब्रिज शुरू किया गया। ब्रिज स्टेनलेस स्टील द्वारा बनाया गया है। इस ब्रिज को बनने में लगभग 4500 किलोग्राम यानी कि 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है। ये जो पुल है इस तरीके का दिखाई देता है। कहां पर? एम्स्टरडेम में बनाया गया। एम्स्टरडेम कहां पर पड़ता है आपको पता होगा, ये आपका शायद नीदरलैंड में पड़ता है ना। एम्स्टरडेम नीदरलैंड की कैपिटल है और वहीं पर इस ब्रिज को बनाया गया है। यहां पर देखिए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखा है। यह परियोजना एम्स्टरडेम शहर में ओदेजिट्स आस्टरबर्गवाल नहर पर खोली गई है। तो इस टाइप का ये ब्रिज दिखाई देता है जो कि कंप्लीटली 3D प्रिंटेड ब्रिज है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अभी अभी मैंने आपको आकाश एनजी मिसाइल के बारे में बताया था, याद रखिएगा। उड़ीसा तट पर उसका सफल परीक्षण किया जा चुका है, जो कि आकाश मिसाइल का ही एक नया वर्जन यानी कि न्यू जनरेशन है, एडवांस वर्जन है। अब बात कर रहे हैं डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। बस ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल क्या होता है? इसका मतलब होता है जो इस मिसाइल का लॉन्चर होता है ना, वो पोर्टेबल होता है, यानी कि आदमी के थ्रू उसको इधर से उधर ले जाया जा सकता है, लाइक दैट। ये देखिए यहां पर, ये है ये पोर्टेबल, यानी कि एक ट्राइपोड के ऊपर ये रखा जाता है। इस टाइप का एक ट्राइपोड होता है, उसके ऊपर ये लॉन्चर होता है और धरती से इसको ऊपर छोड़ा जाता है। इसलिए इसको बोला गया मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि सतह से सतह पर वार करने वाली ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल में अत्याधुनिक इंफ्रारेड इमेजिंग शिकर और एडवांस एवियोनिक्स भी शामिल है, यानी कि बहुत ज्यादा एडवांस फीचर इसके अंदर लगाए गए हैं। यानी कि जो एक इंफ्रारेड इमेजिंग होता है ना, वो इसमें इस्तेमाल किया गया है। और फाइनली इसका सफल परीक्षण किया गया है। एक फेक टैंक रखा गया था काफी दूरी के ऊपर, जिसको इसने सफलतापूर्वक उड़ा के दिखाया है। तो ये कंप्लीटली आत्मनिर्भर भारत के अंडर बनाया गया है, यानी कि मेड इन इंडिया है। डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया है। बहुत ही जल्द ये भी इंडियन थल सेना और इंडियन आर्मी के पास होने वाला है, जिससे काफी ज्यादा पावर इंडियन आर्मी की बढ़ जाएगी। फाइनली बात करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा और ये चीज करके देखेगा अभी। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं तो भाई करके देख चुका हूं। गूगल ने टोक्यो ओलंपिक 2020 को अपना डोडल समर्पित किया। ठीक है, ओलंपिक 2020 टोक्यो चल रहे हैं, तो हाल ही में गूगल ने भी यार अपना एक गेम बनाया है, जो कि टोक्यो ओलंपिक को सेलिब्रेट करने के लिए टोक्यो ओलंपिक को डेडिकेट इन्होंने किया है। ठीक है, गूगल ने। उस गेम का जो फॉर्मेट है इस तरीके से वो दिखाई देता है। शायद आप लोगों ने ऐसा कहीं पर देखा होगा। ये देखिए, ये जो गेम है ना, इसका जो पूरा नाम है वो है, इसका नाम डूडल चैंपियन आइलैंड, डूडल चैंपियन आइसलैंड गेम इसका नाम है। किसने एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा कि भाई टोक्यो ओलंपिक को किसने गेम समर्पित किया है, अपना डूडल गेम बना के समर्पित किया है? तो गूगल ने डेडिकेट किया है। ये गेम आपको कहां पर मिलेगा? जब आप गूगल सर्च करोगे ना कहीं पर भी, ठीक है, इस टाइप का जो गूगल आता है ना, ये देखिए मेरे कंप्यूटर की ही एक स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट है। यहां पर देखिए जो आप दिखाई दे रहा होगा आपको, यहां पर आपको ऐसा, जहां पर गूगल लिखा आता है ना, आजकल कुछ ऐसा लिखा आ रहा है, जो कि उस गेम का ही ये थीम है। इस गेम के अंदर 6 डिफरेंट गेम इन्होंने रखे हैं, जिसमें से एक हमारा टेबल टेनिस है, स्केट बोर्डिंग है, तीर अंदाजी है, रग्बी है, तैराकी है, साथ ही क्लाइंबिंग और साथ ही मैराथन इसमें रखी गई है। यानी कि 7 डिफरेंट गेम इसके अंदर गूगल ने इंक्लूड किए हैं। इसका नाम डूडल चैंपियन आइसलैंड गेम रखा गया है। आप भी एक बार ट्राई करिएगा। जब यहां पर जाओगे डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करिएगा, ये आपको जो डूडल चैंपियन आइसलैंड की वेबसाइट है उसके ऊपर ले जाएगा और आप वहां से डायरेक्टली गेम खेलना शुरू कर सकते हो। काफी सारे लोगों ने इसमें रिकॉर्ड बना के भी सबमिट किया है, जिनका नाम शायद न्यूज में आ रहा था। भारत इस खेल में ओलंपिक के बारे में तो आपको बता ही चुका हूं, इसमें क्या बताऊं। भारत के जो ओलंपिक में गए हुए लगभग 120 खिलाड़ी भारत की तरफ से ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। अधिकारी, कोच और सपोर्टिंग जो स्टाफ है उनको मिला है अगर 228 लोग भारत से जापान टोक्यो में गए हैं ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली ये था लास्ट करंट इवेंट। याद रखिएगा गूगल ने समर्पित किया है अपना डूडल गेम, किसको?
टोक्यो ओलंपिक 2020 को सेलिब्रेट करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट करंट इवेंट। आई होप आपको इन्हें एंजॉय करा होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस पता नहीं कैसे कैसे ये रिकॉर्ड करना पड़ता है, लेकिन यार कोई पोल नहीं, इतना तो चलता है। तो चलिए यार कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट इवेंट कौन सा लगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया मुझे तो ये इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि मैं भी यार इतने दिन से एग्जाम दे रहा हूँ, तो पता तो होना चाहिए ना कि आप इतने दिन से एग्जाम दे रहे हो, इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है वो जरूर बताइएगा। मुझे पता चल सके कि हाँ कितने लोगों की कितनी तैयारी है और उनके पास कितना आइडिया आ चुका है कि वो करंट अफेयर को में मतलब ये कर सके कि हाँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही था। पसंद लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, और एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर आता है, और जल्दी ही जुलाई मंथ का लेकर आएंगे और जल्दी ही लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर लेकर आएंगे। तो चलिए यार मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।